Now let us deal with the concept of ideology. See, I have already told you that I want to be discussing in this lecture the other Marxist who also talked about ideology. यहाँ पे हम basically ज़्यादातर हम क्या कार्ल मार्क्स का क्या कंसेप्शन था आइडियोलॉजी का, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, राइट. लेटर ऑन जब मैं पॉलिटिकल सिस्टम वाली चैप्टर की मैं बात करूंगा आइडियोलॉजी की, देन विल बी looking into various other thinkers, right, various other schools of thought who also talk about ideology. Therein we'll be talking about some other Marxists. For example, we'll be talking about critical theorists who talk about culture industry, who talk about mass media, how they control the mindset or minds through this ideology. They are propagating a certain ideology, right, and this ideology is being pushed by the media and through its debates, and it is also pushed by the culture industry. Culture industry मतलब मीडिया ही हो गया, आपकी मूवीज़ होगी, एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, न्यूज़ चैनल्स हो गए, प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, राइट. सो दे आर प्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ रियलिटी, राइट, दैट इज़ नॉट अ ट्रू रियलिटी. तो वहाँ पे हम बात करेंगे हर्बर्ट मार्क्यूस क्या बात करते हैं, होर्खाइमर अडोर्नो क्या बात करते हैं. Plus, we will also be talking about Louis Althusser's concept of ideology. He basically talks about controlling the people, right? State controls the people not only through ideological state apparatus. स्टेट के पास ऐसे apparatus है, आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus है जिसके थ्रू वो माइंड कंट्रोल करती है मासिस का. अगर तब भी नहीं पॉसिबल है, देन स्टेट हैज़ वेरियस रिप्रेसिव apparatus, राइट, जिससे वो रिप्रेस कर देती है लोगों को थ्रू वायलेंस. एंड वहाँ पे स्टेट क्या है, अपने इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करती है, पुलिस का यूज़ करती है, आर्मी का यूज़ करती है, जस्टिस सिस्टम का यूज़ करती है, राइट. तो दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करके आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिएगा एज फार एज दिस टॉपिक ऑफ आइडियोलॉजी इज कंसर्न, राइट. तो सबसे पहले आई विल बी स्टार्टिंग विद द कोट ऑफ कार्ल मार्क्स, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोट. इफ यू वांट टू, अगर कोई क्वेश्चन आता है आइडियोलॉजी से रिलेटेड, तो आई विल एडवाइज यू टू स्टार्ट विद दिस कोट ऑफ कार्ल मार्क्स, राइट. इट्स अ ब्यूटीफुल कोट. नाउ मार्क्स का क्या कोट है? सी, मार्क्स सेज द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास, राइट, दैट इज स्पेशली इन कैपिटलिज्म द बुर्जुआ और द कैपिटलिस्ट क्लास ऑल्सो रूल एज थिंकर्स, राइट. दे ऑल्सो रूल एज थिंकर्स एज प्रोड्यूसर्स ऑफ आइडियाज, राइट. और इसको उन्होंने बोला रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी. कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि ये रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी जो क्या करती है, राइट, दिस रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी इट प्रमोट्स द इंटरेस्ट, इट प्रमोट्स देयर इंटरेस्ट, राइट, इट प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स देयर इंटरेस्ट. ठीक है. और ये रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी क्या है, हमने देखा था कि सुपर स्ट्रक्चर क्या है, इट इज शेप्ड बाय द इन कंडीशंस प्रेजेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. तो ये जो आइडियोलॉजी है ये इट पेनिट्रेट्स एंड इट परवेड्स थ्रू, राइट, ये पेनिट्रेट और परवेड करती है थ्रू द एंटायर सुपर स्ट्रक्चर. उसके वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस में आपको क्या है, ये आइडियोलॉजी रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी. क्यों रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी जरूरत क्यों है? क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सपोर्ट करता है, जस्टिफाइज करता है और स्ट्रेंथन करता है या लेजिटिमाइज करता है द कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. हमने देखा था कि हाउ इकोनॉमी शेप्स द सोसाइटी, द कल्चर, द पॉलिटी, द स्पिरिट और कॉन्शियसनेस, रिलीजन, राइट, लॉ, जेंडर, एजुकेशन, वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस आर शेप्ड बाय इकोनॉमी. तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर प्रेजेंट इन द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ये क्या है, दिस सुपर स्ट्रक्चर इज देयर क्या टू सपोर्ट, राइट, जो भी कंडीशंस प्रेजेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड एसेंशियली एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस आर प्रेजेंट देयर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. जहां पे बुर्जुआ क्लास क्या है, प्रोलेटेरियट क्लास का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है. प्रोडक्शन रिलेशंस क्या है, वहां पे स्कूड है, बिकॉज ओनर्स आर द बुर्जुआ क्लास, राइट, दे ओन द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. और प्रोलेटेरिएट के पास कुछ नहीं है, राइट, उनका पॉपुलराइजेशन है, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, दे आर लिविंग इन स्लम्स, राइट. सो ये सपोर्ट करता है सुपर स्ट्रक्चर, और बिकॉज दिस रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी क्या है, इट परवेड्स और पेनिट्रेट्स थ्रू द एंटायर सुपर स्ट्रक्चर और उसमें जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है. नाउ ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, स्टेट, लॉ, राइट, जेंडर. नाउ मैन का जो सोशलाइजेशन होता है, अपब्रिंगिंग होता है, राइट,
जो माइंडसेट होता है वही इसी सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मैन की अपब्रिंगिंग होती है, सोशलाइजेशन होता है, उसका माइंडसेट जो शेप होता है इन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है, राइट। सो मैन्स सोशलाइजेशन अपब्रिंगिंग माइंडसेट इज शेप्ड बाय द सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ विच ही इज एन इंटीग्रल पार्ट, राइट। नाउ ये आइडियोलॉजी करती क्या है, हमने देखा कि ये प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है द इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआ क्लास एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोलेटेरियत क्लास। और हमने देखा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट डायलेक्टिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द सब्जेक्ट क्लास, बिटवीन बुर्जुआ एंड द प्रोलेटेरियत, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और हमने इसको लिंक भी किया था एडम स्मिथ ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, ईच क्लास विल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट। लेकिन यहां पे फिर प्रोलेटेरियत अपने इंटरेस्ट को जस्टिफाई क्यों नहीं कर रहे, अपने इंटरेस्ट को परसू क्यों नहीं कर पा रहा, राइट। बिकॉज प्रोलेटेरियट्स माइंडसेट बिकॉज उनका सोशलाइजेशन ही सोशल सिस्टम में हो रहा है, इन सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो रहा है, और इनमें क्या है आइडियोलॉजीज, किसकी आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी क्या किसके इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं, ऑब्वियसली द बुर्जुआ और द कैपिटलिस्ट क्लास। तो मार्क्स बोलते हैं कि दिस आइडियोलॉजी इट क्रिएट्स इल्यूजन्स, ये इल्यूजन्स क्रिएट करती है, और इट डिस्टोर्ट्स और कंसील्स द रियलिटी, राइट। रियलिटी को छुपा देती है, उसको कैमोफ्लेज कर देती है, उसको हाइड कर देती है। सो दिस आइडियोलॉजी इज डिस्टोर्टिंग द रियलिटी, मैन इज ब्लाइंडेड, मैन कैन नॉट सी द ट्रू पिक्चर, द ट्रू रियलिटी, बिकॉज हिज माइंडसेट इज शेप्ड इन सच ए मैनर, right, it is shaped by the social institutions, the cultural values and norms, right, और those are parts of the superstructure, and superstructure क्या है, justify करता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर को, और वहां पे क्या है, दे आर प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड प्रोपगेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, दैट इज द बुर्जुआ और द कैपिटलिस्ट क्लास, राइट। कार्ल मार्क्स बोलते हैं दिस आइडियोलॉजी इज अ डिस्टोर्शन ऑफ रियलिटी, इट प्रेजेंट्स अ फॉल्स पिक्चर ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या है, जो प्रोलेटेरियत क्लास है उसमें क्या है, एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, इनकलकेट करती है, राइट। तो उसको अपनी ही जो ट्रू एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है प्रोलेटेरियत, आफ्टर ऑल दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द बुर्जुआ क्लास, जो सरप्लस है वो सारा का सारा अप्रोप्रिएट कौन कर रही है, बुर्जुआ क्लास अप्रोप्रिएट कर रही है, और जो रूलिंग क्लास है वो सब्जेक्ट क्लास का क्या कर रही है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस कैसे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, सप्रेशन, डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन कर रही है, राइट। उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, and these relations are hierarchical and asymmetrical in nature। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, दिस इज हिडन, दिस इज इनविजिबल, और इट इज लेयर्ड, राइट। तो वो क्या है, द प्रोलेटेरियट क्लास इज नॉट एबल टू सी दैट। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि एवरीथिंग अपीयर्स टू मैन एज जस्ट, एवरीथिंग इज बीइंग जस्टिफाइड, सारी चीजों का रैशनलाइजेशन होता है, जस्टिफिकेशन होता है और लेजिटिमाइजेशन होता है बाय दिस रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, जो इसको जस्टिफाई करती है, राइट। और सो एवरीथिंग अपीयर्स टू मैन एज जस्ट, नेचुरल, प्रॉपर, फेयर एंड लेजिटिमेट। तो जब उसको सब कुछ लेजिटिमेट लग रहा है, उसको एक्सप्लॉइटेशन दिख ही नहीं रही, उसको ट्रू पिक्चर दिख ही नहीं रही, तो क्या है, वो रिवोल्ट नहीं करेगा, राइट। ही वॉन्ट बी एंगेजिंग इन एनी सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन टू ओवरथ्रो दिस एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम, बिकॉज ही इज बीइंग ब्लाइंडेड बाय दिस आइडियोलॉजी। तो राल्फ मिलीबैंड, ही इज अ मार्क्सिस्ट, और वो बोलते हैं कि देर इज अ प्रोसेस ऑफ मैसिव इंडोक्ट्रिनेशन, राइट। मैसिव इंडोक्ट्रिनेशन चल रहा है प्रोलेटेरियत क्लास का, और मैसिव प्रोसेस ऑफ लेजिटिमाइजेशन चल रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग लेजिटिमाइज्ड और जस्टिफाइड बाय द रूलिंग क्लास थ्रू इट्स आइडियोलॉजी, राइट। सो ये आइडियोलॉजी प्रोपगेट करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस में, कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स में। देयर अनदर थिंकर्स, वेस्टरगार्ड एंड ड्रेजलर, राइट। उनका कोट भी एक अच्छा कोट है, यू कुड राइट दिस डाउन। और ये दोनों लोग बोलते हैं कि नो कंट्रोल कुड बी फर्मर एंड मोर एक्सटेंसिव देन द वन which embraces the minds and wills of its subject, right? So they are controlling the minds and wills of the subjects so successfully that opposition never reared its head, right? So opposition करता ही नहीं है। तो जो आपकी जो बुर्जुआ क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास है, दे सेल्डम रूल बाय ब्रूट और नेकेड फोर्स, राइट। वो कंसेंसस से ही रूल करते हैं, क्योंकि मैन क्या है, इज लिविंग इन अ बबल, man is living in a bubble, he could not see the true picture, his mindset is shaped by the ruling class ideology, right? So he cannot see the true picture. So
आइडियोलॉजी ब्लाइंड्स मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू द कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट इन द सिस्टम। उनको जो वेरियस कॉन्ट्राडिक्शंस थे, हमने पढ़ा था क्लास कॉन्ट्राडिक्शंस थे, राइट, वो दिखते ही नहीं है। और हेयर हम बात करेंगे व्हेन वी बी टॉकिंग अबाउट क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, जब कोई भी क्लास उसको अपनी सच्चाई नहीं दिखती है, ट्रू ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं दिखता है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं फील होता है, मतलब उसको एवरीथिंग टू दैट क्लास अपीयर्स जस्ट नेचुरल, प्रॉपर, फेयर एंड लेजिटिमेट, क्योंकि मैसिव इंडोक्ट्रिनेशन हो चुका है, राइट, मैसिव प्रोसेस ऑफ लेजिटिमाइजेशन इज गोइंग ऑन। सो दैट क्लास क्या है, that won't revolt against these conditions, right, because everything is justified as per them, right? तो that class there, जब वो false class consciousness में जी रही होती है, there when there is a false class consciousness, तो उसको कार्ल मार्क्स ने बोला class for itself। हम बात करेंगे उसको कार्ल मार्क्स ने बोला class in itself। हम बात करेंगे class for itself, जब class क्या है, अवेकन हो जाती है, राइट, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस जागती है, जब उसको में इनलाइटनमेंट आती है, जब उसको ट्रू सिचुएशन का पिक्चर, ट्रू सिचुएशन और ट्रू पिक्चर का पता चलता है, तब वो रिवोल्ट करेगी। और फिर कार्ल मार्क्स बोलते हैं, और द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, शुड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट द चेंज, राइट, एक्सेप्ट योर चेंज, ठीक। और वेरियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फैमिली कैसे कंट्रोल करती है, रिलीजन कैसे कंट्रोल करती है, एजुकेशन कैसे कंट्रोल कर रही है, मीडिया कैसे कंट्रोल कर रही है, स्टेट कैसे कंट्रोल कर रही है माइंड्स ऑफ द पीपल, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सी, हमने जब हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर रहे थे, देन वी टॉक्ड अबाउट सोशल डार्विनिज्म, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यही सोशल डार्विनिज्म का यूज करके क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द टाइम, दे जस्टिफाइड स्लेवरी, बिकॉज स्लेवरी वॉज कंड्यूसिव टू द इकोनॉमिक सिस्टम। So slavery was present in superstructure and it was justifying and supporting the conditions that were present in the infrastructure, in the economic base, right? तो slavery भी एक टाइम पे justified की जाती थी क्योंकि blacks को inferior race समझा जाता था, right? तो survival of the fittest में क्या है, जो फिटेस्ट है, मतलब वाइट्स अपने आप को ज़्यादा फिट समझते थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते थे, मोर सुपीरियर रेस समझते थे, और ब्लैक्स क्या है, दे आर यूजफुल फॉर नथिंग बट manual labor, right? They were considered unintelligent, right, and inferior। तो इसी का यूज करके, आइडियोलॉजी का यूज करके स्लेवरी को भी जस्टिफाई किया गया था एक टाइम पे, राइट। और द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द टाइम, द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे वर सपोर्टिंग स्लेवरी, बिकॉज उनका भी क्या है, माइंडसेट भी इसी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, लीगल, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में होगा उनका भी माइंडसेट शेप। तो उनकी थियरीज भी क्या है, हमने देखा था, कोई भी थिंकर उसकी थियरी उसके कंटेक्स्ट से शेप होती है, राइट। सिमिलरली कॉलोनियलिज्म वाज आल्सो जस्टिफाइड यूजिंग सोशल डार्विनिज्म। जब अंग्रेज आए थे, राइट, और बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स थे, राइट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे इंग्लैंड के, एडम स्मिथ इंक्लूडिंग, दे वर सपोर्टिव ऑफ द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल ने क्या है, कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट किया। और उसमें क्या बोला जाता था कि वी आर हेयर टू सिविलाइज द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। पीपल, इंडिया इज बैकवर्ड, दे पोर्ट्रेट इंडिया एज ए बैकवर्ड, एज ए कास्ट बेस्ड सोसाइटी विच इज फुल ऑफ सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड बिलीफ्स। सो वी आर हेयर टू लिबरेट यू, वी आर हेयर टू सिविलाइज यू। और तुम्हारे सिविलाइजेशन, तुमको कैसे सिविलाइज किया जाएगा, व्हेन यू अडॉप्ट ब्रिटिश institutions, you adopt democracy, you adopt rule of law, you adopt modern education, you adopt Christianity. So main purpose was to inculcate Christianity. So India was portrayed as the land of snake charmers, right? It is a burden on the white man. It is a burden on us, the white man. It is a white man's burden that we are here to liberate you dark-skinned people, right? We are here not to exploit you, but we are here for your own benefit. राइट, तो कॉलोनियलिज्म को भी ऐसे ही जस्टिफाई किया गया था। और नाजिज्म को भी क्या है, हिटलर ने जो सपोर्ट, जब उसने अपनी लेबेंसरॉम की पॉलिसी बनाई थी, राइट, यू शुड राइट ऑल दीज एग्जांपल्स डाउन, राइट, बिकॉज ये आपको जस्टिफाई करेगा इसको, आइडियोलॉजी को। जब नाजिज्म की पॉलिसी बनाई थी तो जो उस टाइम के जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स है, स्पेशली निश्चे, राइट, उसको मिस इंटरप्रेट किया था डेलिबरेटली और मिसकंस्ट्रू करके। फॉर एग्जाम्पल, निश्चे टॉक्स अबाउट द विल टू पावर, राइट, और सोशल डार्विनिज्म वाज स्पेशली यूज्ड बाय हिटलर ने यूज किया सोशल डार्विनिज्म का, और ही जस्टिफाइड एंड ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी ऑफ लेबेंसराउम, राइट, अ लेबेंसराउम पॉलिसी। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें दिस इज गिवन। तो दैट इज क्या है, जर्मन क्या है, देयर शुड बी इनफ स्पेस ऑन द अर्थ
for the German people, for the Aryan people. And Aryans are who had blue eyes. Those are categorized as Aryans. We are the most superior race. We should be the master race. Yeah, right. So Nietzsche talks about master and slave mentality. So this concept was misused by Hitler. We are the master race. We are the superior race. So we are here to rule the entire world. और जितने जो वर्ल्ड के resources हैं, that should be only be for proliferation एंड सस्टेनेंस ऑफ दिस मास्टर रेस. तो उन्होंने क्या बाकी रेसेस को क्या टर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया, एंड दे स्टार्टेड विद जूज. एंड इफ हिटलर वुड हैव कंटिन्यूड, ही माइट हैव डन विद द अदर रिलीजन्स, अदर रेसेस ऑल्सो, बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सोशल डार्विनिज्म फिलोसफी. सो ये एक ब्रॉड कंटेक्स्ट था जिसमें हमने देखा आइडियोलॉजी क्या है, राइट. सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड राइट देम डाउन. अब हम बात करेंगे वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस वो कैसे कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करते हैं मैन की आइडियोलॉजी को, राइट. सी अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट आर प्रेजेंट देयर इन द सुपर स्ट्रक्चर, हाउ डू दे शेप द माइंड सेट, हाउ डू दे कंट्रोल द माइंड्स एंड हाउ डू दे शेप द आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल, राइट. सो सबसे पहले हम इसमें वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे दैट आर देयर इन द सुपर स्ट्रक्चर. सो विल बी स्टार्टिंग विद रिलीजन, राइट. कार्ल मार्क्स बहुत ही सिवियर क्रिटिसिज्म करते हैं रिलीजन का, और इसको हम स्पेशली डिटेल में डील करेंगे, राइट. वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल व्हेन विल बी कवरिंग द मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ रिलीजन, राइट. रिलीजन का क्या पर्सपेक्टिव था मार्क्सिस्ट कंसेप्शन का, तो हम उसको रिलीजन में स्पेसिफिकली कवर करेंगे. लेकिन ब्रीफ देख लेते हैं कि कैसे. सी कार्ल मार्क्स सेज दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, राइट. ओपियम क्या करता है? ओपियम बेसिकली डज टू थिंग्स, राइट. एक तो वो करता है कि आप पे कहीं ना कहीं एक फॉल्स पिक्चर क्रिएट करता है, राइट. जब आप उस ट्रांसेंडेंस वाले जो कॉन्शियसनेस जो आपकी ट्रांसेंडेंस वाली होती है, आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखती, राइट. आप एक वो बबल में रहते हैं, सो इट प्रेजेंट्स अ फॉल्स पिक्चर. सेकेंड, वहाँ पे क्या है, मैन रिजोर्ट्स टू ओपियम और ड्रग्स इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देयर प्रेजेंट सिचुएशन विच इज अनबियरेबल, राइट. किसी को कुछ एंजाइटी है, समवन हु इज इन डिप्रेशन और someone who is facing various crises in his or her life, they resort to drugs or opium, right. So he says religion is the opium of the masses. लेकिन ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, right. He says कि it eases the pain and suffering of the people. Religion, it eases the pain and suffering of the people. हमने जब डोरखाइम में पढ़ा था उसमें when he talked about the functional interpretation of religion, right. Religion provides you confidence in the crisis situation. क्राइसिस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वो रिलीजन प्रोवाइड करता है. स्पेसिफिकली पेन और सफरिंग को क्या है, ये कैसे कम करता है, बिकॉज रिलीजन इज गिविंग जस्टिफिकेशन. रिलीजन क्या है, वेरियस प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स ऐसे प्रमोट करता है जिससे वो जस्टिफिकेशन देता है और रैशनलाइज करता है कि आपकी जो करंट एग्जिस्टेंशियल कंडीशंस है, इवन इफ दे आर एक्सट्रीमली बैड, सो उसको जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन देता है, राइट. प्लस नॉट ओनली दिस, इट गिव्स यू फॉल्स होप्स दैट एवरीथिंग विल बी बेटर इन फ्यूचर. डोंट वरी, गॉड इज विद यू. भगवान ने जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो करेगा अच्छा करेगा, राइट. सो यू स्टॉप लिविंग इन द पास्ट और यू स्टॉप लिविंग इन द फ्यूचर, राइट. सो यहां पे प्लस इट गिव्स जस्टिफिकेशन. व्हाई इज दिस हैपनिंग टू यू? क्योंकि हिंदू रिलीजन में क्या है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कर्मा, द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज. आपकी करंट पोजीशन आपकी इसीलिए है क्योंकि यू माइट हैव डन सम बैड कर्मा इन योर प्रीवियस लाइफ और इवन इन द करंट लाइफ. सो यू जस्टिफाइज योर एग्जिस्टेंशियल कंडीशंस. प्लस ऑल्सो रिलीजन ग्लोरीफाई करता पॉवर्टी को एंड इट मेक्स अ वर्च्यू ऑफ सफरिंग्स, राइट. जो इन सफरिंग से निकल गया, जो पॉवर्टी को क्या है डिग्निफाइड वे में हैंडल कर गया, who is not corrupted, right, who is not greedy, जिसमें मोह माया नहीं है, राइट. प्लस हम डिटेल में भी देखेंगे कि हाउ क्रिश्चियनिटी ग्लोरीफाइज पॉवर्टी व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रिलीजन, राइट. जब हम मार्क्सिस्ट कंसेप्शन और रिलीजन पढ़ेंगे, सो इट इज मेकिंग द पेन द बियरिंग और इट इज मेकिंग द एग्जिस्टेंस बियरेबल, राइट. आप एग्जिस्ट कर पाओगे. तो जो वर्कर्स का और जो प्रोलेटेरियट क्लास का, जो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन था, उनका जो डिसकंटेंट था, उनकी जो मिजरी थी, वो जस्टिफाइबल थी बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय दिस ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, राइट. इट इज जस्टिफाइबल, इट इज
not due to some karma or some other consequences of consequences or of your action or your innate ability or your innate merit. It is not based on that, right? It is shaped by these conditions present in the capitalism. So this capitalism, it somehow posits various disadvantage to the proletariat class. तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, मिजरी, डिसकंटेंट है, वो जस्टिफाइड है तो, लेकिन वो क्या है, उसको कहीं ना कहीं रिलीजन क्या है, इसको क्या है, कम कर देता है, पेन और सफरिंग को कम कर देता है. तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं इट कर्व्स द रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ द वर्कर. जो फ्रस्ट्रेशन है, जो रिवोल्यूशन में निकलना चाहिए था, उसको क्या है, उस पे आग पे क्या है, रिलीजन पानी डालने का काम करता है, राइट. So he says religion is the opium of the masses, right? It is the hope of the hopeless situation. The situation is hopeless, right? And it is still giving you hope, right? God is with you. It is giving you false hopes, right? So it is indoctrinating your mind. It is creating a false consciousness in your mind, right? False ideology in your mind. Plus वो बोलते हैं it is the soul of the soulless environment. Soulless environment में भी soul provide करता, right? Which is not conducive for the revolution, right? So that is how religion is the tool which is there in the hands of the ruling class to promote their ideology and to prevent the subject class from forging a bloody revolution in order to overthrow the capitalist structure, right? Similarly, स्टेट का बारे में तो मार्क्सिस्ट यही बोलते हैं कि स्टेट इज नथिंग बट अ कमिटी, राइट? इट इज अ कमिटी ऑफ बुर्जुआ. और ये कमिटी ऑफ बुर्जुआ ऐसी है, वो कुछ नहीं, विच मैनेजेस द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द बुर्जुआ क्लास, राइट? उसके पॉलिटिकल अफेयर्स को क्या मैनेज करती है. कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ द रूलिंग क्लास ऑफ द बुर्जुआ. जो बुर्जुआ की इकोनॉमिक पावर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखती है, इकोनॉमिक बेस में दिखती है, लेकिन जो बुर्जुआ की जो पॉलिटिकल पावर है उसका प्रोजेक्शन बोलते हैं कार्ल मार्क्स, दैट इज स्टेट. सो बुर्जुआ अपनी पॉलिटिकल पावर क्या है, किसके थ्रू एक्सरसाइज करते हैं, वो स्टेट के थ्रू एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पावर, राइट? सो स्टेट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द बुर्जुआ, राइट? इट इज अ कमिटी ऑफ द बुर्जुआजी, राइट? सो मार्क्स सेज स्टेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ द बुर्जुआ और द कैपिटलिस्ट. और स्टेट भी क्या है, वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, लुइस अल्थूसर बोलते हैं, राइट? एजुकेशन हो गया या फिर स्टेट का मीडिया हो गया, उसके थ्रू क्या है, वो ऐसे प्रेजेंट करती है स्टेट अपने आप को, इवन इफ इट इज अ वेलफेयर स्टेट, राइट? कार्ल मार्क्स और मार्क्सिस्ट बोलते हैं अगर वेलफेयर स्टेट भी अपने आप प्रोजेक्ट कर रही है, राइट? सो दीज वेलफेयर मेजर्स दे आर नथिंग बट कंसेशंस, राइट? दीज आर डोल्स, जो भीख दी जा रही है प्रोलेटेरियट को, ताकि क्या है, उनका जो वर्किंग प्रोटेस्ट है, वर्किंग मूवमेंट है, वर्किंग रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल है, उसको कर्ब कर दिया जाए, राइट? और जस्टिफाई किया जाए कि ये स्टेट न्यूट्रल है, इट ऑल्सो केयर्स अबाउट द वर्कर्स. लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, राइट? दिस वेलफेयर मेजर्स आर prolonging the existence of capitalism, and workers are not able to revolt due to that, right? Plus state has repressive apparatus, state has army, state has police, state has law, which could repress the people or repress the workers if they want to fight against the capitalist economic exploitative system, right? तो कार्ल मार्क्स से नहीं बोलते, हम इसको लिंक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्रोनिक कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट और पॉलिटिशियंस के बीच में लिंकेजेस होते हैं, राइट? तो वहां पे क्या सिचुएशन आ रही है, इट इज अ काइंड ऑफ क्विड प्रोको, गिव एंड टेक. आई विल फंड द पॉलिटिकल पार्टी एंड यू फोर्ज वेरियस लॉज और पॉलिसीज दैट आर इन माई फेवर, राइट? आज के टाइम पे स्पेशली अडानी को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? सो सम से ही इज वेरी क्लोज टू पीएम मोदी, एंड वन ऑफ द रीजन इज ही माइट हैव डन सम पॉलिटिकल फंडिंग इन द प्रीवियस regime of PM Modi, and that is why Adani is prospering under the Modi regime, right? And this was also allegation that there is some kind of truth that is attached to that, right? Even the previous regimes under the Congress, right, they were also accused of hand in gloves with the capitalists, right, wherein capitalists were lobbying for particular policies, for particular laws. You must have heard of the 2G spectrum case, जहाँ पे जो वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, राइट, टेलीकॉम मिनिस्टर थे, राजा थे, उन्होंने ही फोर्स द टेलीकॉम पॉलिसी, जिससे क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट का काफ़ी नुकसान हुआ था, राइट? सो
Even the NPS that are increasing and state is not able to do anything about it, it is a kind of a chronic capitalism, right? Where is state is hand in glove with the capitalist. और तो उनके जो क्विड प्रो क्वो होता है, तो प्राइवेट इंटरेस्ट क्या, दोनों के वेस्टेड इंटरेस्ट आपस में क्या सेटिस्फाई हो जाते हैं, whereas the public interest is completely jeopardized, right? Now this is what the leftist or the Marxists talk about. Education क्या है? It is also promoting the ruling class ideology, right? एजुकेशन क्या डिमांड करती है, राइट? ये सारे क्या है? दीज आर ऑल मार्क्सिस्ट कंसेप्शंस. हम इन सभी को पढ़ेंगे. मैं विल बी टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक स्पेसिफिकली इन डिफरेंट चैप्टर्स, राइट? एजुकेशन क्या करता है? तो मार्क्सिस्ट कंसेप्शन क्या बोलता है कि एजुकेशन क्या करता है? इट इनकलकेट्स ओबीडियंस, it inculcates submission to authority. You have to follow the rules, right? You should be wearing a particular uniform, your hair should be styled in a particular manner, you should follow the commands of the teacher. और आप उसी एग्जाम में वही लिख सकते हो जो टीचर चाहता हो, और कुछ नहीं लिख सकते हो, राइट? सो it demands submission, it demands obedience, or it rewards obedience, right? Plus it rewards discipline, wherein you are completely submitting yourself to the authority, right? तो ये ऐसे इस तरीके से एटीट्यूड और बिहेवियर शेप करते हैं इन द चाइल्डहुड स्टेज, राइट? और ये ऐसे इस तरीके से सोशलाइजेशन करते हैं मैन का कि इसमें क्या, रिबेलियन को पनिश किया जाता है, राइट? फ्री स्पिरिट थिंकिंग को पनिश किया जाता है. Who cautions to the false narratives, who cautions to the injustice that is being punished, right? Plus जो education क्या है, it is like a factory, it is like a factory which is producing able workers, right? So ये क्या skills provide करता है, which is producing workforce for the capitalist, right? So this is how education is justifying or supporting the conditions that are present there in the infrastructure, right? फिर हम बात करते हैं लॉ की, राइट? लॉ में क्या ऐसा क्या है? सी लॉज आर पास्ड टू promote and protect the interest of the bourgeois class, right? Law का यूज इसलिए होता है, and I'll be giving you one example. Various laws are passed to protect the right of the property owners, right? प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है. प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज द रीजन फॉर इनइक्वालिटी, इट इज द रीजन फॉर एक्सप्लॉइटेशन, वेर इन वन क्लास the top 1% is cornering, have monopolized all the resources of the nation. They have monopolized all the factors of production, so everything is in their control. So the rich और poor के बीच में काफी गैप है, haves और have nots के बीच में काफी गैप है, राइट? और तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19. सब्सिक्वेंटली इट वाज मूव्ड आउट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्लस इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. इट इज देयर इन द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. तो दिस इज हाउ लॉ इज प्रोमोटिंग, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआ क्लास, राइट? अब हम बात करते हैं फैमिली और मैरिज. फैमिली और मैरिज दोनों डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मैंने उसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, राइट? फैमिली भी क्या करती है? सोशलाइजेशन करती है, अपब्रिंगिंग करती है. नॉर्म्स और कल्चर को क्या है? दीज नॉर्म्स एंड कल्चर आर नथिंग बट रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी. उसको क्या है? प्रमोट करती है, और उसको क्या है? सोशलाइज और इनकलकेट करती है इन चिल्ड्रन, राइट? तो ये क्या डिमांड करता है? अगेन ओबीडियंस टू फैमिली, obedience to parents. Now this is ultimately the obedience to the authority, right? You are following the authority of your parents, right? So you are obeying the commands of your seniors, of your parents. तो यहाँ पे क्या है? obedience. It is also promoting submission. और ये क्या है? obedience और submission क्या है? It is a slave mentality, right? और हम देखेंगे भी आगे जाके जो मार्क्सिस्ट बोलते हैं स्पेशली इन फैमिली, कि फैमिली क्या है? इट कर्ब्स द रिबेलियस एटीट्यूड, इट कर्ब्स द फ्री थिंकिंग, राइट? रिबेलियन नहीं होने देती, राइट? फॉर एग्जांपल द सेक्सुअलिटी ऑफ फीमेल्स इज कंट्रोल्ड, एंड दो सम फीमेल्स हु वांट टू have a sexual experiences, they want to experience their sexuality is repressed in the patriarchal system by the family, right? So it curbs the rebellious attitude, right? खाली इसी से नहीं, मल्टीपल चीजों में क्या है? फ्री थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग और रिबेलियस एटीट्यूड को क्या है? फैमिली कर्ब करती है. और यहाँ पे भी बोला जाता है इट इनफैक्ट कर्ब्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्फ. आपकी सेल्फ को ही क्या है? वो क्या है? इट इज स्टैग्नेट्स योर सेल्फ, उसको क्या है? इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं होने देती, राइट? और ठीक है, सो इट इज लाइक इट इज एज इफ कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, एजुकेशन, रिलीजन की एक फैक्ट्री है,
उसमें आइडियोलॉजी प्रमोट हो रही है, और उसमें से ऐसे प्रोडक्ट्स, राइट, वी पीपल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं विच आर आइडियल एंड सुटेबल एज अ वर्क फोर्स फॉर कैपिटलिस्ट, राइट. सिमिलरली मैरिज में क्या है और फैमिली क्या, इट इज इंडल्जिंग इन प्रोक्रिएशन, इट इज procreating, it is adding members to the society, and these members are engaged in labor, so they are also generating workforce for the capitalism. और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 3 Idiots में, right, when Madhavan talks about that he do not wants to be an engineer, rather he wants to be a wildlife photographer, right, but his father asks him, right, his father in fact commands him that you should be an engineer, because engineer is, it is providing workforce for capitalism, whereas photographer represents a kind of a free spirit, right, a rebellious attitude which his father does not enjoys, right, rather he curbs that development of self of that particular person, right. So this is how family or marriage is contributing to the promotion and propagation of capitalist interest. ऐसी मैरिज में क्या है, वाइफ और हस्बैंड क्या आता है, सी यहाँ पे मैरिज क्या करता है, इट ना ही खाली मैरिज खाली प्रोक्रिएशन नहीं करता, वर्कफोर्स जनरेट नहीं करता कैपिटलिज्म के लिए, बल्कि मैरिज और क्या करता है, मैरिज ये करता है कि इट एड्स बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पीपल, राइट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग द चिल्ड्रन, और दिस चिल्ड्रन नथिंग बट वर्कफोर्स फॉर द कैपिटलिस्ट. नाउ दीज आर द एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो वर्कर है उसकी निगोशिएटिंग पावर कैपिटलिज्म में वो कम हो जाती है, राइट. ही कैन नॉट लीव द जॉब एट हिज विल, राइट. देयर माइट नॉट बी जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट, राइट, प्लस ही हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फिलफिल. इसी वजह से ही हैज टू एग्री टू द कमांड्स एंड निगोशिएटिंग पावर ऑफ द कैपिटलिस्ट. ही हैज टू accept the terms and conditions of the capitalist, right, the working conditions, the various terms and conditions of his salary, perks and privileges. तो वो एक्सेप्ट ही करना पड़ता वर्कर को. प्लस ऑल्सो वाइफ क्या है, इस हम देखेंगे फंक्शनलिस्ट रोल ऑफ मैरिज. टैलकोट पार्सन्स बोलते हैं कि हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं. वाइफ क्या है, जब हस्बैंड घर जाता है, राइट, कैपिटलिज्म में क्या वेरियस ट्रिवियल डिसअपॉइंटमेंट्स, राइट, स्कॉल्डिंग बाय द मैनेजर्स, बाय द सीनियर्स आर देयर, सो मैन इज कंटिन्यूसली फेसिंग वेरियस प्रेशर्स ड्यूरिंग द जॉब. वो उसको स्कॉल्डिंग भी मिलते हैं, राइट, ही इज बीइंग आल्सो एडमिनिस्ट्रेड बाय द सीनियर्स इन द जॉब, राइट. तो वेरियस फेलियर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं. तो वाइफ क्या है, शी एक्ट्स एज ए केयर गिवर, राइट, द पिक्चर ऑफ केयर एंड अफेक्शन. तो वो जो उसकी जो ट्रिवियल जो डिसअपॉइंटमेंट्स थी, जो फ्रस्ट्रेशन था, वो घर जाके निकलता है. सो मैन टर्न्स, अब मार्क्सिस्ट इसको बोलते हैं कि मैन टर्न्स आउट टू बी वाइफ बीटर, जो फेमिनिस्ट बोलते हैं. लेकिन फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं कि वुमेन गिव सपोर्ट टू द मेल, राइट, प्रोवाइड प्रॉपर फूड, एंड मैन वॉन्ट बी डूइंग एनीथिंग, राइट. दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, दैट दे वॉन्ट बी एबल टू एनीथिंग बाय देमसेल्फ, राइट. सो दे नीड वुमेन इन देयर लाइफ, their wife, their brothers, to take care of them, right, because they are essentially there in the workforce. So wife and your mother is certainly justifying the promotion of the capitalist, right. This is how sociology is different from common sense, and that is how this exploitation is layered, hidden, right, through this ideology that is there percolating in various social institutions. अब हम बात करते हैं मीडिया और कल्चर इंडस्ट्री, राइट. मीडिया और कल्चर इंडस्ट्री के बारे में हम डिटेल में डील करेंगे इन पॉलिटिकल साइंस, राइट. वहाँ पे हम फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो, यहाँ पे आप मेंशन भी करते हो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट या क्रिटिकल थियरिस्ट, राइट. वो क्या बोलते हैं कि मीडिया क्या है, इट प्रमोट्स कंज्यूमरिज्म, राइट, फॉल्स नीड्स क्रिएट करती है. ऐसे एडवर्टीजमेंट्स बात होते हैं, हम बात करेंगे स्पेशली एलियनेशन में हम बात करेंगे, wherein we'll be talking about Herbert Marcuse, right. Herbert Marcuse, we'll be talking about Herbert Marcuse, and Herbert Marcuse बोलते हैं, जब वो क्रिटिसिज्म देते हैं, and he talks about one dimensional man. उनका एक वर्क है, बुक लिखी उन्होंने, फेमस बुक वन डायमेंशनल मैन, राइट. तो वो बोलते हैं कि मीडिया क्या है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स इट इज जनरेटिंग फॉल्स नीड्स, राइट, फॉल्स नीड्स. सो फॉल्स नीड जनरेट कर रही है. और हमने पढ़ा भी था कि कॉमोडिटी फेटिसिज्म प्रमोट करती है, राइट. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कॉमोडिटी फेटिसिज्म. सो it is promoting consumerism among the masses through advertisements. It is generating false needs, right. So that is how it is blinding the people.
प्लस मीडिया क्या है, इट ऑल्सो प्रेजेंट्स बिनाइन फेस ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का अच्छा फेस दिखाने की कोशिश करती है. फॉर एग्जाम्पल सोशल corporate social responsibility we talk about, and corporates through media they engage in various kinds of charities and donations. Now these events that are done by media, these are promoting the interest of the bourgeois and presenting a benign, a non-evil, a good face of capitalism, and that is how exploitative face of the evil face of capitalism is hidden from the public gaze, right? So this is what ideology was, right? यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन.